भारत में लघु चित्रकला का उदय एवं विकास। कक्षा 12। भारत में कला का विकास, एक संक्षिप्त परिचय। कला जिसकी चर्चा किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करते समय की जाती है। भारत में सांस्कृतिक विकास के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलते हैं, जैसे नियोजित नगर, जल निकासी का प्रबंधन, भवन निर्माण, वास्तुकला का विकास तथा धातुओं को पिघलाकर उचित आकार देने की कला आदि। कला के कुछ प्रमाण गुफा मानव के जीवन से संबंधित है, किंतु सांस्कृतिक विकास यहाँ अपनी आरंभिक अवस्था में दिखाई देता है। ऐतिहासिक प्रमाण हमें कलात्मक कार्यों के सतत विकास को निरंतर दिखाते रहते हैं। मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल व गुप्त काल में कला और संस्कृति तथा सल्तनत काल में वास्तुकला के विकास पर हमने कक्षा 11वीं में जाना। अब हम नवीन प्रवृत्तियों अथवा नए युग के उदय के बारे में जानेंगे। इनका प्रारंभ भारत में नवीन कला शैली के रूप में पश्चिम बंगाल के पाल वंश के शासनकाल में तथा गुजरात में जैन पांडुलिपियों में विकसित होकर लघु चित्रकला के नाम से अस्तित्व में आया। चित्रकला की यह नई शैली अपनी विशिष्ट प्रांतीय पहचान व गुणों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। इसे हम अब विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे लघु चित्रकला की दक्कन शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली तथा मध्य भारतीय शैली। लघु का अर्थ है आकार में छोटा होना, किंतु इस शैली में बने चित्रों में लाक्षणिक विवरण विस्तार से दिए गए हैं। प्रायः इन्हें कपड़े पर, ताड़पत्र पर तथा बाद में कागज पर बनाया गया, जो कि प्रायः पुस्तकों और पांडुलिपियों के लिए बनाए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारतीय कलाओं को भारी हानि पहुंचाई गई तथा ये भ्रम उत्पन्न किया गया कि भारतीय कलाओं में कोई खास बात नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं है। हालांकि बहुत जल्दी ही बंगाल कला शैली के भारतीय कलाकारों ने अपने विशिष्ट प्रयासों से एक नई कला शैली की स्थापना की, जो पश्चिमी अथवा यूरोपीय कला शैली के समकक्ष थी। यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रही, जो आज भी आधुनिक एवं समकालीन भारतीय कला शैली के नाम से जानी जाती है। इस अवधि में भारतीय कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों, तकनीकों व विधियों का प्रयोग न केवल अपने विचारों व भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया, बल्कि सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी विचारधारा को चित्रों में चित्रित किया। लघु चित्रकला, जैसे कि हमने जाना कि लघु का मतलब है आकार में छोटा होना,
किंतु उसमें दिखाई गई विभिन्न आकृतियों के विभिन्न लक्षणों को सूक्ष्मता से दर्शाया गया हो, उन्हें लघु चित्र कहा गया। भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ 10वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। प्रज्ञा पारमिता एक ऐसी बौद्ध पांडुलिपि, एक ऐसा पहला ज्ञात स्रोत है जिसे 999 ईस्वी के आसपास लघु चित्रों के रूप में ताड़पत्रों पर चित्रित किया गया। 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक इस काल अवधि में हमें कुछ चित्रित चित्र जो मिलते हैं वह कल्पसूत्र में मिलते हैं। कल्पसूत्र की परंपरा 15वीं सदी तक प्रभावशाली रही। इन लघु धार्मिक चित्रों को उपासना हेतु लाने और ले जाने में सुविधा रहती थी, इसलिए जो मुनि यात्रारत रहते थे वह व्यवसायियों द्वारा अनेक चित्रों का संरक्षण करते थे और एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। इन मुनियों के द्वारा चित्रकारों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता था। 1439 ईस्वी का मांडू कल्पसूत्र एक जैन मुनि के लिए तैयार किया गया था, परंतु जल्द ही उन्हें अन्य लोगों के लिए भी बनाया जाने लगा था। 14वीं सदी में ताड़पत्रों का स्थान कागज ने ले लिया। पुराने रंगों में कुछ नए खनिज रंग और रंजक भी शामिल कर लिए गए। सख्त चिकनी सतह तथा नमी को सोखने की अद्भुत क्षमता होने के कारण कागज के प्रयोग से संपूर्ण कला जगत में एक क्रांति सी आ गई। भक्ति आंदोलन के उत्थान के साथ साथ देवी देवताओं के चित्रों की मांग बढ़ने लगी। इससे चित्रों का उत्पादन भी बढ़ा। अब चित्रकला एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में सामने आया। परिणाम स्वरूप अन्य कलाओं के विशेषज्ञ जो लोग दूसरी कलाओं में कार्यरत थे वह भी अब इस क्षेत्र में चित्रकला के लघु चित्रकला के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाने लगे। प्रतिस्पर्धा के चलते चित्रकारों को अपनी अलग अलग पहचान बनाना जरूरी हो गया। साथ ही रंग रेखाओं में अपनी छवि, अभिरुचि एवं पसंद देखने के लिए और दिखाने के लिए आतुर हिंदू व मुस्लिम शासक अपने संरक्षण में अपनी अभिरुचियों के अनुसार चित्रांकन कराने लगे। परिणाम स्वरूप न केवल विभिन्न कला शैलियों का विकास हुआ, अपितु धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष कलाकृतियों का भी उदय हुआ। पहले जो चित्र धर्म पर आधारित थे वे व्यावसायिक होने के कारण, लोगों की रुचि होने के कारण अब उनमें जो विषय बनते वो धर्मनिरपेक्ष भी बनाए जाने लगे। अब कला का संरक्षण का जिम्मा केवल व्यवसायियों के हाथों में ना था, वे व्यवसायियों के हाथों से निकलकर शासकों तथा सामंतों के हाथों में चला गया। लघु चित्रों का एक बड़ा हिस्सा जिसमें हम व्यक्ति चित्र देखते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का छवि चित्र जिसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट, वह भी देखते हैं, वो भी एक बड़े रूप में संरक्षित है। व्यक्ति चित्रों को जो पोर्ट्रेचर है वो सबसे पहले अकबर ने बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया, परंतु ऐसा चित्रांकन जिसे हम व्यक्ति चित्रण कहते हैं वे केवल शाही लोगों के लिए, जो राजसी लोग थे वो और जो दरबारी लोग थे उन्हीं तक सीमित था।
आम लोगों के लिए या आम लोगों का उसमें व्यक्ति चित्रण उस समय तक नहीं होता था। ऊपर से नारी का चित्रण प्रायः ये देखा गया कि मुगल चित्रों में प्रारंभ में ना के बराबर होता था। अगर होता भी था तो जो व्यावसायिक नर्तकियां थीं उन्हीं का ही चित्रण चित्रों में किया जाता था। पर धीरे धीरे आने वाले समय में इस चीज़ में भी बदलाव आया। मल्लिका नूरजहां के चित्रों के साथ जहांगीर ने स्त्री चित्रों को प्रोत्साहित किया। जहांगीर ने सबसे पहले मल्लिका नूरजहां का चित्र बनवाया और उसके साथ साथ अन्य महिलाओं के चित्र भी मुगल शैली में इन लघु चित्रकलाओं में बनने लगे। शासकों द्वारा उनके प्रियजनों के चित्र के साथ साथ पारिवारिक संकलन भी, जिसे फैमिली एल्बम कहा जाता है, वह चित्र भी अब अस्तित्व में आने लगे। भारत की जो विभिन्न चित्र शैलियाँ उस समय में रहीं, प्रारंभिक में लघु चित्र पाल व जैन शैलियों में रखे जाते हैं, जबकि उसके बाद चित्रों को मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कनी व मध्य भारतीय शैलियों में रखा जाता है। इन मुख्य शैलियों की उपशैलियाँ भी हैं, जिसका वर्णन हम आगे की वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। पाल शैली जो पाल चित्र शैली है, उसमें प्रायः भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित 8वीं से 11वीं सदी के बीच का जो समय है, कालावधि है, उस बीच में बंगाल व उसके आसपास के क्षेत्र में बनाए गए। इसमें प्रायः बौद्ध शैली के अंदर, इस पाल शैली के अंदर बौद्ध कथात्मक महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध पर और उनकी कथाओं पर आधारित चित्रों को चित्रांकित किया गया है। ये चित्र पाल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए, संरक्षित किए गए, इसलिए हम इन्हें पाल शैली के चित्र भी कहते हैं या पाल चित्र शैली भी कहते हैं। पाल राजाओं के संरक्षण के ही कारण इन्हें पाल चित्र शैली के नाम से जाना गया। जैन चित्र शैली में कल्पसूत्र के चित्रित पन्नों में हमें प्रायः तीर्थंकर महावीर, पार्श्वनाथ व नेमिनाथ के चित्र दिखाई देते हैं। ये चित्र भी कथात्मक हैं, यानी कि महावीर, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ जी की कथाओं पर जो अंश मिलते हैं, जो कथाएं उनकी होती हैं, उनके आधार पर ही इन चित्रों को बनाया गया है, जिन्हें कल्पसूत्र में दर्शाया गया है, जो ताड़पत्र पर व कपड़े पर दोनों पर ही बने हैं। इन चित्रों में सोने की भरमार, चटक रंग, रेखाओं का तीखा घुमाव, लयबद्धता व ओजपन जैन चित्र शैली की जीवंतता को अभिव्यक्त करता है। छोटे कद के स्त्री पुरुष, कोनाकार चेहरे, चेहरों के बाहर झांकती आंखें, तीखी नाक व बेशकीमती वस्त्र इन चित्रों की विशेषताएं हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये जाना कि भारतीय चित्रकला का उदय एवं विकास किस प्रकार से अग्रणीय रहा। हमने यह भी जाना कि पाल वंश के शासकों ने तथा जैन ऋषि मुनियों ने कल्पसूत्रों और ग्रंथों में चित्र रचना कराकर
भारतीय संस्कृति और कला को किस प्रकार संजो कर रखा। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे भारतीय लघु चित्र की अग्रणी कलाओं के बारे में, अग्रणी शैलियों के बारे में, जैसे राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल इत्यादि। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर और इससे लाभ उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।